हाँ, तो शुरुआत करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या चीन का संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक मिस्ट्री सी है ना। जैसे कि हम चाइना के बारे में बहुत कम जानते हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों चाइना जो है वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आया है ना। हालांकि अभी तक आप लोगों ने बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो दो ध्रुव थे, जो दो बड़ी महाशक्तियाँ थीं, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, है ना। उसमें से यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो 1989-90 के आसपास ख़त्म हो गया। और ये जाने लगा कि दुनिया में एक ही पावर है, महाशक्तिशाली जो देश है, कौन सा है वो? यूएसए, नहीं यूएसए, है ना। ऐसे में पिछले सालों में, जो पिछले 10-15 सालों का जो डेवलपमेंट है, उसमें यदि उस एकमात्र जो यूएसए सुपर पावर था उसको कहीं कोई एक चैलेंज मिलती है, तो वो किसकी तरफ से मिलती है? चाइना की तरफ से, है ना। और चाइना को ख़ास तौर पर, चाइना के प्रति जो एक मिस्ट्री हमारी फिर बढ़ती जाती है, वो क्यों और ज़्यादा है? जिस तरह से चाइनीज़ गुड्स, चाइनीज़ सामान जो है वो सब जगह फैले हुए हैं ना। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, मतलब दिवाली के दिए तक चाइनीज़ आ रहे हैं ना। सस्ती भी है वो, हालांकि क्वालिटी के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन चाइना का जो माल है वो काफ़ी सस्ता है। और ये करके चाइना ने पूरी तरह एक जो वर्ल्ड मार्केट है, अपने प्रोडक्शन से उस वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो वो रहस्य एक और ज़्यादा बढ़ गया है कि अच्छा, और फिर दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चाइना है ना, भारत से भी ज़्यादा। मतलब तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी लगती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, जो कि बहुत नया है, मतलब जो अगर हम जो अभी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर तो बाद में जाएं, लेकिन सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का 1954 में, तो 54 से अभी तक बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, और फिर भी एक महाशक्ति के रूप में चाइना उभरा है। और जो पूरा ये एरिया है, मतलब ना, नॉर्थ ईस्ट एशिया का हो या साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया का जो है, उसमें चाइना वहाँ पर पावरफुल है ना। चाइना को नाराज़ करके, फॉर दैट मैटर, अमेरिका भी कोई काम नहीं करना चाहता। तो जो पूरा शक्ति संतुलन भी है इस एरिया का, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ चाइना के हाथ में है। और भारत को भी बहुत कुछ अपनी फॉरेन पॉलिसी चाइना को ध्यान में रखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। 62 का जो भारत चीन का युद्ध था, वो एक बहुत दुखद घटना थी, और भारतीयों को ये महसूस हुआ। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पंचशील का सिद्धांत अपना के कोशिश की थी कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे अपने संबंध सुधारें। लेकिन 62 में जिस तरह चीन का रवैया रहा, और फिर जो चीन का युद्ध हमको फेस करना पड़ा, वहाँ कहीं ना कहीं भारत ने महसूस किया कि एक धोखाधड़ी भारत के साथ की गई है ना। वो सब खैर एक दूसरी कहानी है। हम तो फ़िलहाल जो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं वो ये है कि आखिर चीन की ऐसी, हम आर्थिक व्यवस्था पर तो आएंगे ही, ऐसी कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसा कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का, है ना, जो कि आज की तारीख में वहाँ पर है ना। ठीक है, किसका? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ठीक है, इनका सिस्टम क्या है, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, और जो विशेष बात है वो ये है कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत कुछ, जो महत्वपूर्ण बात आपको समझने की है, वो एक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है ना। मैंने ये बात शायद आपको दूसरे जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए उस समय ये बात नहीं कही, लेकिन चाइना के संदर्भ में मैं आपको एक विशेष बात ध्यान में रखने को कहूँगी कि वहाँ की जो ये व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का, उससे जो वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो बहुत गहरी रूप से जुड़ी हुई है। जब हमने पिछले 2 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, या तीनों पढ़े, बल्कि स्विट्ज़रलैंड का भी शामिल कर लें, तो हमने
एक बहुत आसान तरीका अपनाया था कि हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना, बाकायदा 3 जिस तरह से हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, और हमने उन सिस्टम्स को इस हिसाब से समझने की कोशिश की थी कि लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका का रोल निभाने वाले कौन से सिस्टम्स हैं या कौन से ऑर्गन्स हैं, या एग्जीक्यूटिव का रोल निभाने वाले कौन से ऑर्गन्स हैं, और या जुडिशरी का रोल निभाने वाले कौन से ऑर्गन्स हैं, है ना। चाइना के केस में खुद मुझे भी दिक्कत होती है जब मैं इसको पढ़ रही थी कि बहुत स्पष्ट तौर पे हम ये कहें कि यही लेजिस्लेचर है या यही एग्जीक्यूटिव है या यही जुडिशरी है। एक ओवरलैपिंग ऑफ रोल्स आपको बार बार देखने को मिलता है ना। बहुत स्पष्टता नहीं है। कहीं ना कहीं जो एक टेंडेंसी रही है, हम इसको भले वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहें, कहने को वो एक अपने आप को एक जैसे कहते हैं ना जनता के प्रति समर्पित संविधान मानते हैं, पर अगर हम पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार की विचारधारा का या एक पार्टी का वहाँ पर तानाशाही या जिसको कहें प्रभुत्व है ना, और किन्हीं दूसरे प्रकार की विचारधाराओं को पनपने की बहुत जगह नहीं है। और कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से पूरे सिस्टम को डोमिनेट करती है, उसमें वो कई बार जिसको लेजिस्लेचर कहा जाए या एग्जीक्यूटिव कहा जाए, उनके जो रोल्स हैं उनको भी ट्रांसग्रेस करती हुई हमको दिखती है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन भी आज की तारीख में जो है चाइना का, वो मतलब कुछ स्टेजेस में डेवलप हुआ है ना। भारत के संविधान को हम अगर पढ़ते हैं तो हमने 1950 में जो संविधान लागू हो गया, 1949 में हमारी संविधान सभा ने बनाया, उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं वक्त के साथ, लेकिन हम ये कहें कि पूरी तरह संविधान ही बदल दिया गया, इस तरह का नहीं हुआ है। चाइना में अगर देखा जाए तो अभी जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवर द इयर्स मतलब काफ़ी कुछ मतलब जो संविधान में बदलाव हुए हैं वो वर्चुअली इतने गहरे हुए हैं कि आपको लगता है कि पूरी तरह से मतलब हाँ करीब करीब एक नई व्यवस्था सामने आने लगती है। एक तो जो बड़ी दिक्कत होती है, मुझे लगातार सामने रखना पड़ रहा है, मैं अपना चश्मा भी ले लूँ, चीनी जो नाम है वो कठिन होते हैं, है ना, और है ना याद करने भी मुश्किल होते हैं और हम उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना। कौन है इस वक्त? शी जिनपिंग। अरे वेरी गुड, तुम तो मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो प्रोनाउंसिएशन भी तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कर लिया। क्यों जानते हो उनको? हाल ही में भारत आए थे, चाइना के भारत में आए थे, हमारे प्रधानमंत्री से मिले थे और काफ़ी अच्छा समय उन्होंने काफ़ी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी है ना बने तब थे चाइना से हमारे। ऑब्वियसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हैं ट्रम्प आएंगे इस बार। हमारा परसों जो रिपब्लिक डे कार्यक्रम है उसमें कौन है चीफ गेस्ट? मुझे पता नहीं, शायद फ्रांस के हैं, मैंने कहीं रिमोट पता नहीं, खैर हम कंफर्म हैं। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं आ रहे। ट्रम्प नहीं आ रहे? नहीं, मैं इस बारे में अपडेटेड नहीं हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम है ना हमारे रिपब्लिक डे में किसको हम मतलब ऑब्वियसली निश्चित रूप से हम जिस देश से अपने संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं उसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको हम बुलाएंगे, है ना। अब हम आ जाएं चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर फिर से देखो बच्चों, आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो हैं जो बाद का 19वीं शताब्दी का दौर है, हम बहुत पीछे ना जाएं तो, या अर्ली जो 19th सेंचुरी है 20th सेंचुरी है, वो कहीं ना कहीं शुरुआती समय में उपनिवेश का काल है और फिर वो उपनिवेश ख़त्म हो रहे हैं, है ना। और उपनिवेश कौन से देश बनाते थे? ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये जो सारे देश थे इन्होंने दुनिया भर में अपने उपनिवेश बना रखे थे। चीन में स्पष्ट तौर पर हम ये नहीं मान सकते कि किन्हीं या दूसरे देश का ही शासन था, लेकिन इन देशों की, इन यूरोपीय देशों का एक हस्तक्षेप लगातार उस एरिया की पॉलिटिक्स में भी रहा है ना। चाइना के आसपास जो पेरिफेरल है, मतलब कहने को चाइना में एक विशेष एक डायनेस्टी का रूल था, है ना। सीधे सीधे किसी
यूरोपीय उसका हाँ डोमिनेंस नहीं रही है, मतलब उनका जिसे कहें एक बिल्कुल जिस तरह से भारत में तो था ही ब्रिटेन की व्यवस्था, उस तरह से नहीं रही है। लेकिन फिर भी लगातार जो एक हस्तक्षेप रहा है वो इन यूरोपीय देशों का रहा है। और जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, मतलब कहीं ना कहीं सीधे सीधे वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन चूंकि जापान उनके बिल्कुल नज़दीक था, है ना, और जापान कौन सा देश था, धुरी राष्ट्र था, तो अनजाने अनजाने उन पर भी असर आया है उसका, और उस तरह के इन्वॉल्वमेंट्स उनके भी रहे हैं। अब उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, हम वहीं से शुरू करते हैं, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो आज की तारीख में राजनीतिक व्यवस्था है उस पर आना ज़्यादा है ना। तो उस वक्त जिस डायनेस्टी का या जिस वंश का रूल था या जिनका राज था, उसका नाम था, एक मिनट, मंचू डायनेस्टी, है ना। कौन सी डायनेस्टी थी उस समय वहाँ पर? मंचू डायनेस्टी थी, और मंचू डायनेस्टी का शासन चल रहा था। और मंचू डायनेस्टी के शासन से बहुत ज़्यादा जनता खुश नहीं थी, है ना। वो कमज़ोर साबित हो रहे थे, और ऐसे में लगता था कि ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं, जो औपनिवेशिक जो शक्तियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने लगी थी। एक बहुत बड़ा था जो कि जिसके बारे में शायद आप कहीं बहुत जगह पढ़ भी सकते हो, ओपियम, अफीम, है ना, उसकी ट्रेड उस एरिया में बहुत होती थी, ब्रिटेन से चीनी लोगों की ओपियम का ट्रेड। और ये भी कहा जाता है कि उनको सबको अफीम बेच बेच के बिल्कुल अफीमची बना दिया था, है ना। तो उसको लेके भी कुछ इश्यूज शुरू हुए। हालांकि उसमें ये था कि जो राजा थे उनका रोल ये था कि भाई ये ट्रेड किसी तरह ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ओपियम का जो ट्रेड था उसके लेके भी काफ़ी इश्यूज थे, और फर्स्ट ओपियम वॉर और सेकेंड ओपियम वॉर और ये सब आप पढ़ेंगे अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आपको ये सब मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक जिसे कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन या एक रेजिस्टेंस, है ना, मतलब एक मतलब जिसे असंतोष जिसे हम कहें, वो जो वहाँ की जो राजा था उसके प्रति लोगों में होने लगा था। और इसी के फलस्वरूप वहाँ पर एक राष्ट्रवादी आंदोलन डेवलप हुआ, जिसके कि प्रमुख नेता थे सुन युत सेन। हाँ, कौन थे वो? सुन युत सेन, नहीं पुरुष ही थे। सुन युत सेन। आपको पता है चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो किस तरह की लैंग्वेज है? चाइनीज़ जो लैंग्वेज है वो एक साइन लैंग्वेज है, हाँ, और इसीलिए थोड़ी कठिन भी है। और मतलब आप उसमें साइन लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप अक्षर नहीं लिखते हो। मान लीजिए आपका घर की बात करनी है तो आप वहाँ घर बना देते हो, है ना। तो इसीलिए जो उनके हमको आकृतियाँ दिखती हैं, मैं चूँकि कोई इसकी वो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो जितनी जनरल नॉलेज है उसके बेसिस पे आप लोगों को बता रही हूँ कि वो एक साइन लैंग्वेज है ना। तो सुन युत सेन जो है वो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जिनके प्रभाव में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप होने लगा, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, जो कौन सी डायनेस्टी थी, मंचू डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हुई, और उसके बाद एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना की कोशिशें की गई। अब इसमें सब तरह की बातें हैं। ब्रिटेन का अपना रोल था, उनको ये था कहीं ना कहीं कि वो जो राजा है राजाशाही ख़त्म करके, और यदि इनकी सरकार स्थापित कर देते हैं हमारे मदद से, तो शायद ये पूरी तरह हमारे प्रति ओब्लाइज रहेंगे और आगे को अपने प्रभाव में ले पाएंगे, है ना। हम उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे। सुन युत सेन के नेतृत्व में नेशनलिज्म उभरा, जो एक सबसे प्रमुख नाम है। और ख़ास बात यह है कि सुन युत सेन जो है वो जब चीन से भाग गए, एक बार को जब उन्होंने विद्रोह किया तो ऑब्वियसली अपने आप को बचा के भाग गए, लेकिन उनको
वहाँ पर ये बात हो रही थी कि वो जो नया चाइना स्थापित होगा, नया चीन का संविधान स्थापित होगा, उसमें उनको क्या बना दिया जाएगा भाई, वो जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे। लेकिन इस दौरान एक बात और होती है कि जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनमें भी आपस में थोड़ी तकरार है ना। और जो नॉर्थ चाइना के लोग हैं एवं जो साउथ चाइना के लोग हैं, उन दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है लीडरशिप को लेके, है ना। और ऐसे में फिर देखिए, मुझे नाम देखना पड़ेगा, युआन शी काई, जो कि युआन हम छोटा नाम ले लेंगे, इनका नाम हम ले लेंगे सुन, है ना। तो ये होता है कि साउथ वाले लोग जो हैं वो युआन को अपना नेता डिक्लेयर कर देते हैं, प्रेसिडेंट, और इधर सुन युत सेन को कर दिया जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा होता है कि युआन बहुत प्रभावशाली सिद्ध नहीं होते और उनकी बहुत जल्दी मृत्यु भी हो गई। और ऐसे में जो सुन युत सेन जो है वो मतलब उनका महत्व स्थापित हो जाता है। और इस बीच सुन युत सेन जो काम कर रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ से शुरू हो गया है मतलब एक तरह से, जिससे उन्होंने कहा ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, आप जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप देखेंगे तो हर जगह एक चीज़ उन्होंने यूज़ की गई है कि जो कुछ भी है वो जनता का है ना। सब कुछ जो है वो जनता के नाम पे है, संपूर्ण। हाँ नहीं, स्विट्ज़रलैंड को तुलना करना, अभी आप देखो आप दोनों की चीज़ में जो वर्किंग सिस्टम है उसमें आप अंतर समझ पाओ। एक चीज़ होती है कि कहा तो ये जाता है कि सब कुछ जनता के नाम पर हो रहा है, जबकि हकीकत ये है मतलब एक कोई काम है, जैसे आपका कोई बात है, मैं कहूँ ये मैं आपके लिए कर रही हूँ और मैं आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये काम मैंने आपकी भलाई के लिए ही किया है। आप उससे अलग सोचने की आपको है ना, और आपसे कहा जाएगा कि नहीं आप विरोध क्यों कर रहे हो, ये तो आपकी भलाई के लिए ही है ना। तो मैं खास बात जो कहना चाह रही हूँ, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसीलिए आपका जो पहला पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसका नाम रखा गया है। मैंने कहा ना, वो केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान तो आपको पढ़ना ही है, संविधान के क्या प्रावधान है, लेकिन जब एक व्यवस्था काम करने लगती है तो वो किस तरह से सामने आती है, जो हमारा जो सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो भी उसको किस तरह अफेक्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम आज की तारीख में ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत डिफरेंट है, जबकि है वही पार्लियामेंट्री सिस्टम कुल मिला के देखा जाए तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड से हम तुलना ना करें, और अभी आप जैसे जैसे अपन इस को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि दोनों में क्या अंतर है। मतलब ना कि वाकई में हम चीनी जो व्यवस्था है चाइना की, उसको हम किस तरह की श्रेणी में रख सकते हैं कि वो वाकई में एक वर्किंग डेमोक्रेसी है ना, काम करता हुआ लोकतंत्र है या नहीं। ठीक है, युआन लेकिन वो गए। अब सुन युत सेन ने क्या किया, देखिए वो लीडर बने और साथ के साथ उन्होंने एक बनाई कॉमिनटॉन्ग, ठीक है, उसको नाम दिया गया कॉमिनटॉन्ग। कॉमिनटॉन्ग असल में 1912 की बात है, ये है नेशनल पीपल्स पार्टी। अब देखिए पार्टी का नाम क्या रखा गया है, नेशनल पीपल्स पार्टी, है ना। अपन इसका हिंदी करने मुझे नहीं लगता आप देवनागरी में नेशनल पीपल्स पार्टी लिख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को ये बताने की कोशिश करी है कि ये जो भी किया जा रहा है ये आपके लिए है, मैं अगर नेता हूँ तो मैं किसका हूँ, आपका नेता हूँ, है ना। देखिए ऐसा करने से उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी भी है ना, जनता ने उनको स्वीकार किया, है ना, वो भी बढ़ी। इस बीच जो युआन है उनका समय ख़त्म हो गया, उनका प्रभाव भी ख़त्म हो गया, और इसके बाद क्योंकि उनकी 1916 में मृत्यु हो गई थी और उसी दौरान प्रेसिडेंट ली युआन हंग जो है वो प्रीमियर बने थे
और लेकिन इस वक्त अब कॉमिंतांग जो है उसने अपने आप को एक तरह से चाइना में इस्टेब्लिश कर लिया था। मतलब नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं कॉमिंतांग पे आ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 के आसपास एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है बोल्शेविक क्रांति रशिया में, है ना, जिसके को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है ना। अक्टूबर रेवोल्यूशन को जानते हो उसके बारे में आप लोग? हालांकि वो जनरेशन हो जो कि सोवियत संघ के ख़त्म होने के बाद पैदा हुए। कब पैदा हुए हो? तुम तो बहुत बाद में पैदा हुए हो, है ना। कम्युनिज़्म की बात अब जब आप आगे आएंगे, अभी आपको हम थियोरी में भी पढ़ाएंगे। साम्यवाद एक विचारधारा है ना, जिसके मुख्य प्रतिपादक मैंने शायद पहले भी कभी आपसे बात की, कौन है? कार्ल मार्क्स, है ना। थोड़ा सा कोशिश करके जो मार्क्सियन पूरे वो है, बहुत डिटेल में ना जाए लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। मार्क्स ने क्या कहा था? पढ़ा है 12th की क्लास में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। वेरी गुड, है ना। मार्क्स कहते हैं कि हम जो सारी ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कुल मिला के दुनिया में और किसी भी प्रकार का हम अपने समाज को नहीं समझ सकते, केवल एक तरीके से समझ सकते हैं, और वो ये है कि दो ही प्रकार के वर्ग होते हैं समाज में। एक वो होते हैं जिनके पास पैसा है, और एक जो है जिनके पास नहीं है। और वो पूरी जो व्यवस्था है, बिल्कुल, है ना, वर्ग संघर्ष, उन दोनों में संघर्ष चलता रहता है। और इसी दौरान मार्क्स ने एक नारा दिया कि जो जैसे कहते हैं ना, जो जिनके पास है, जो अमीर वर्ग है, वो लगातार इस जो गरीब वर्ग है उसका शोषण करता रहता है, और इस गरीब वर्ग के शोषण से अपने आप को ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा धनी बना लेता है। और इसीलिए ज़रूरत है, ये जो व्यवस्था है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शोषणकारी है ना, बहुत एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम है, और ज़रूरत इस बात की है कि इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को ख़त्म कौन करेगा? दुनिया के मजदूर, है ना। और उन्होंने क्या नारा दिया? याद होगा, थोड़ा सा याद करो। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वर्किंग मैन ऑफ ऑल नेशंस यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तुम्हारे पास खोने के कुछ नहीं, तुम्हारी बेड़ियाँ हैं, है ना। तो ये जो पूरी जो रूस की क्रांति है, ये कहीं ना कहीं एक मार्क्सियन जो आइडियोलॉजी है। और साम्यवाद क्या होगा? उन्होंने क्या कहा? इस सब के बाद हम किसकी स्थापना करेंगे? साम्यवाद। और साम्यवादी व्यवस्था के बारे में मार्क्स का कहना ये है कि साम्यवादी व्यवस्था कैसी है? जिसमें कि जो सारे संसाधन हैं हमारे समाज के, उनका बराबर बंटवारा है ना, सब में। मतलब फिर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब बराबर है ना। तो जो बोल्शेविक क्रांति थी वो इसी बात को लेके की गई थी, ज़ार के शासन के खिलाफ, क्योंकि बहुत एक फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ, है ना। अब आप बात देखिए, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चाइना का है, एक तरफ वो राजतंत्र के खिलाफ है, सामंतवाद के खिलाफ है। मैंने कहा ना कि राजा का शासन उनको समझ में नहीं आ रहा, उससे वो असंतुष्ट है। दूसरी तरफ ये जो औपनिवेशिक देश, इनके जिस तरह का रोल है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद जिसको हम कहते हैं, उसके भी वो लोग खिलाफ हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव उस पूरी पॉलिटिक्स पे पड़ रहा है। और इस समय जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ये समझा सकें कि हम सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि हम एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, है ना, एक बराबरी की व्यवस्था। हम सामंतवाद का अंत करना चाहते हैं और हम साम्राज्यवाद का अंत करना चाहते हैं। आप मतलब देश के नाम में देख लीजिए, किसका रिपब्लिक है वो? पीपल्स, जनता का, है ना। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो भावना रही है, अभी जो हम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे उसमें हर जगह ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि जो भी संवैधानिक व्यवस्था की गई है वो जनता के हितों को, जनता के लिए ही है, और अल्टीमेट पावर जो है वो जनता के हाथ में ही है ना। बोल्शेविक क्रांति का असर ये हुआ, चाइना बिल्कुल रूस से लगा हुआ है, तो साम्यवाद का प्रभाव
बहुत ज़्यादा पड़ा। और राष्ट्रवादी जो वहाँ की पार्टी थी वो धीरे धीरे, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली रियलिटी ये है कि वो पूरी तरह, जैसे कहते हैं ना लाल रंग कम्युनिज्म का, वो रेड हो गए। यानी कि जो पीपल्स रिपब्लिक, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो वो उन्होंने साम्यवादी जो पूरी आइडियोलॉजी है, साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया, है ना। अब जो पूरी सिस्टम बन रहा है वो किस आधार पर बन रहा है? पूरी तरह साम्यवादी आधार पर, है ना। तो चीन की विशेषता इस रूप में भी है कि ऐसे समय में जब दुनिया में साम्यवाद ख़त्म हो गया, अगर आप लोग मेरी जनरेशन में होते तो शायद आप उस चीज़ को समझ पाते। जब मैं आपकी उम्र में पढ़ा करती थी, बिल्कुल सेकेंड ईयर की क्लास में, 89-90 के आसपास, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और ये माना जाने लगा कि साम्यवाद जिसके प्रति दुनिया के लोग इतने आकर्षित हुए थे, वो साम्यवादी व्यवस्था पूरी तरह फेलियर सिद्ध हो गई। क्योंकि भाई जिन लोगों ने ये क्लेम किया था कि हम सब बराबरी कर देंगे, वो खुद ही करप्ट निकल गए। उन्होंने सारे कुछ बराबरी के नाम पे क्या करना शुरू कर दिया, फाइनली खुद ही के घर भरने लग गए। और ये बात होने लगी कि साम्यवाद एक आइडियोलॉजी के रूप में फेल हो गया है। और थोड़ा धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस में आगे आप पढ़ने लगोगे तब समझोगे कंटिन्यूस डिबेट है उदारतावाद और साम्यवाद के बीच, है ना, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म या सोशलिज्म या उसके भी। और उन दिनों में फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, कि एक विचारधारा पूरी तरह ख़त्म हो गई और ये तय हो गया है कि दुनिया में जो एक विचारधारा जो लगातार जो सक्सेसफुल रहेगी और जो वाकई में जिस पर चला जाना चाहिए वो उदारवाद है ना। लेकिन चाइना इस रूप में एक उदाहरण है कि उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया है। साम्यवादी शब्द का प्रयोग वो नहीं करते, पर मोर और लेस जो उसका बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म वर्ड का प्रयोग उनके संविधान में कहीं ना कहीं बहुत किया गया है ना। लेकिन ख़ास बात यह है, ये तो 54 के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम देखेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है, 1980 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, उसमें 82 में, उसमें ख़ास बात आप ये देखते हो कि उन्होंने पूरी दुनिया में जो एक उदारवाद का दौर चला था, है ना, उस हिसाब से उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर लिए हैं, है ना। और किस तरह निजी जिसको कहते हैं व्यवसाय को उन्होंने जगह देनी शुरू कर दी। तो हम विशेष बात ये भी मान सकते हैं कि चाइना शायद अपने आप को इसलिए बनाए रख पाया क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ बदल लिया, है ना। हालांकि बहुत डिक्टेटोरियल है पूरा जो सिस्टम, अगर हम देखते हैं तो 1 चाइल्ड पॉलिसी है कि एक ही बच्चा होगा, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के बहुत मेजर्स अपनाए, है ना। हाँ, और आज भी जो चीन जाते हैं लोग, वो मतलब बताते हैं किस तरह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें चली और वो अपनी व्यवस्थाओं को सक्सेसफुल बना पाए। हम हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यदि कुछ ऐसा हो कि भाई कोई अच्छाई हो तो हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी जो लोग चीन जाते हैं वो कहते हैं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, चीनी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं, काम करते हैं। एक जो ख़ास बात है, साइकिल चलाते हुए बहुत लोग दिखते हैं। वहाँ पर रूल भी बना हुआ है, 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपको कहीं जाना है तो आपको साइकिल चलानी है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है ना। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट, बिल्कुल। और ये चीज़ तो हमको भी सीखनी चाहिए। हम तो सब कारों में सवार होके, और आप लोग सब स्कूटी दौड़ाने लग गए हो, साइकिल चलाना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है ना। तो कुछ चीज़ों में अपने जो हमारे भौतिक संसाधन हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हमको सीखना पड़ेगा। खैर, हम लौट के फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। मुझे बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि कई स्टेजेस हैं। इसके बाद रूस का प्रभाव हमने देखा, और इस समय बहुत महत्वपूर्ण जो नेता उभरते हैं वो हैं, चीनियों का प्रभाव हो गया। सुन यत सेन जो है वो भी कहीं ना कहीं साम्यवादियों के, कम्युनिस्ट के प्रभाव में आ गए हैं। और चांग काई शेक, है ना,
चांग काय शेक। चांग काय शेक फिर एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण नेता रहे, जिनका बहुत लंबे समय तक उन्होंने नेतृत्व संभाला, और एक पूरा जो रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं खासतौर पे कल्चरल रेवोल्यूशन, उसका श्रेय चांग काय शेक को दिया जाता है। मतलब कल्चरल रेवोल्यूशन एक तरह से ये था कि पूरी तरह लोगों की मानसिकता को ही बदल देना है ना। आपको पूरी तरह अपनी व्यवस्था के प्रति डेडिकेट चमत्कारी टाइप हो गया है ना। ठीक है, तो चांग काय शेक जो है उनको क्या बना दिया गया, वाम्पा मिलिट्री एकेडमी का हेड बना दिया गया। सुन यत सेन 1925 में उनकी डेथ हो जाती है। और अब देखिए, एक तरफ कम्युनिज्म है, लेकिन कॉमिंटांग के कुछ साम्यवादियों से कुछ अंतर होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब शुरुआत में पूरी तरह जो नेशनलिस्ट पार्टी बनी है, पीपल्स पार्टी जिसको कहा गया, वो पूरी तरह साम्यवादी नहीं है, लेकिन असर आने लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होने लगे हैं। और इसी सब के दौरान चांग काय शेक बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं। और 25 अक्टूबर 1928 को कॉमिंटांग पर भी वो जब अपने आप को कॉमिंटांग का नेता बना लेते हैं, है ना। सुन यत सेन ने कॉमिंटांग बनाई, है ना, एक तरह से एक बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है जिसको हम कहें। चांग काय शेक अपने आप को उसका नेता बना लेते हैं, और एक नेशनल पीपल्स कन्वेंशन 12 मई 1931 को अडॉप्ट होता है, जो कि क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कराने के लिए जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है ना। एक प्रकार की एक सभा का आयोजन किया गया है, और ये कहा गया है कि अब हम क्या बनाएंगे, सभा को क्या नाम दिया गया, नेशनल पीपल्स कन्वेंशन। ठीक है, और इसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो एक संवैधानिक व्यवस्था बनाए। और इस संवैधानिक व्यवस्था की विशेष बात क्या है, उन्होंने कहा कि सुन यत सेन के बताए हुए 3 मुख्य जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो 3 आधार हैं, वो उस पर आधारित हमको एक संविधान बनाना है। और वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले है कि पीपल्स गवर्नमेंट, सरकार किसकी है, लोगों की। पीपल्स लाइवलीहुड, क्या महत्वपूर्ण है, जीविका, अपनी आजीविका वो कमाएंगे, उसका ध्यान रखा जाएगा। और तीसरा है पीपल्स नेशनलिज्म, जिसका अर्थ है कि पूरी तरह से किसी भी प्रकार के फॉरेन कंट्रोल से भी वो मुक्त रहे। मतलब जो संविधान बनाया जाना है वो ऐसा बनाया जाना है कि इन 3 प्रिंसिपल्स को वो संविधान इन 3 शर्तों को पूरी करता हो, है ना। अब आप देखिए विशेष तौर पे इस बात, है ना, क्या करना है, जो कुछ भी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है ना। जो कुछ भी किया जाएगा वो जनता के हित के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, आज यहीं रोके। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया उसमें समझ में आया, कोई दिक्कत तो हाँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि मैं आपको ख़ास बात ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर इनको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ख़ास तौर पे चीन के संविधान को, है ना। तो हम कोशिश करते हैं, और इसको पढ़ने के बाद हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो कौन सी बॉडी निभा रही है, एग्जीक्यूटिव के पावर्स कौन सी बॉडी निभा रही है, और जुडिशरी के पावर्स कौन सी बॉडी निभा रही है ना। एक जना इसको बंद करेगा क्या? मैडम आराम से ट्रिम